नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आजीविका निर्णय पाठ संख्या 17 के बारे में। हम लोगों ने बहुत कुछ समझा। कर्म का विचार करते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक व्यापार करता है, एक सफल व्यापारी होता है, किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक नौकरी करता है, और किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक स्वदेश में कार्य करता है, विदेश में कार्य करता है। कर्म का विचार किस प्रकार से हमको करना चाहिए, लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों में से जो बलवान हो उससे दसम स्थान से हमें कर्म का विचार करना चाहिए। आदि इत्यादि आपने बहुत कुछ समझा पिछे 16 पाठों में। आज हम लोग इस पाठ पर चर्चा करेंगे नीच भंग योग के बारे में। अगर कोई भी ग्रह जन्म पत्रिका में नीच का है, आपने बहुत सुना होगा कि कोई भी ग्रह अगर जन्म पत्रिका में नीच का है तो उसी के साथ अगर कोई ग्रह अगर उच्च का हो तो उसका नीच भंग हो जाता है। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। पाठ बहुत ही सुंदर है आज का, क्योंकि कोई भी हर जातक की पत्रिका में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई ग्रह नीच का होता है, जिससे लोग भयभीत होते हैं कि आपकी पत्रिका में ये नीच का ग्रह है, इससे ये फल नहीं मिलेगा। किस किस प्रकार से योग बनते हैं तो ये योग समाप्त हो जाता है, यानी उसकी नीचता भंग हो जाती है। वो उतना ही फल देता है जितना उसको देना चाहिए। तो आपने अभी तक ये जाना है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है उसी राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर दोनों साथ युक्त हों तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है, उसको नीच भंग योग कहते हैं। लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया है, विस्तार से समझिएगा। कोई भी ग्रह नीच का हो तो उसमें जो ग्रह उच्च का होता है वो लग्न व चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग होता है। मतलब जैसे मान लीजिए सूर्य, मान लीजिए शनि यहां पर नीच के होते हैं, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, मेष लगन की पत्रिका है ये, और यहां पर सूर्य उच्च के होते हैं। अब सूर्य और शनि, एक नीच का दूसरा उच्च का, तो आप समझेंगे कि नीचता भंग हो गई। और अगर मान लीजिए सूर्य यहां पर स्थित हो तो, या यहां पर हो तो, या यहां पर हो तो भी नीचता भंग हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उसमें जो ग्रह उच्च का होता है वो लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। यानी सूर्य के साथ शनि के साथ सूर्य बैठा हो, शनि से सूर्य चौथे बैठा हो, अगर शनि लगन में है तो लग्न में केंद्र में हो, लग्न से चौथे हो, लग्न से सातवें हो, लग्न से दसवें हो। यहां पर यह जरूर समझना है आपको कि मान लीजिए शनि यहां पर नीच का बैठा है तो क्या यहां से चौथा होगा? 1 2 3 4, यानी सूर्य यहां पर बैठा हो तो नीचता भंग हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। लग्न व चंद्रमा से केंद्र में हो, शनि कहीं पर भी बैठा है नीच का, यहां पर अगर मेष राशि आती है तो ऐसा नहीं है कि यहां से यहां बैठा हो, सूर्य भी बैठा हो साथ में। मान लीजिए यहां पर मेष राशि आती है और यहीं पर सूर्य और शनि दोनों स्थित हैं, तो यहां से यहां पर स्थित हो या यहां से चौथे बैठे हों सूर्य, तो भी नीचता भंग हो जाएगी। इसको आपको केवल चंद्रमा व लग्न से केंद्र में समझना है बस। जो ग्रह यहां पर उच्च का होता है या तो वो केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, या चंद्रमा के साथ स्थित हो, या चंद्रमा से चौथे हो, चंद्रमा से सातवें हो, चंद्रमा से दसवें हो। मान लीजिए चंद्रमा यहां पर स्थित है तो ये योग होगा 1 2 3 4। अगर सूर्य यहां पर हो, सातवां घर ये है, यहां पर हो भाग्य स्थान में, और या दसवां या द्वादश स्थान में सूर्य हो तो शनि की नीचता भंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि जैसे
मेष राशि में, अब जैसे मान लीजिए मेष राशि यहां पर आती है तो शनि यहां पर बैठे हैं, अगर शनि यहां पर बैठे हैं तो क्या यहां से चौथे से सूर्य बैठे हों तो निजता भंग होगी? नहीं होगी। सूर्य अगर केंद्र में होंगे तभी होगी। दूसरे नंबर पर चंद्रमा से चौथे हों, सातवें हों, 10वें हों या चंद्रमा के साथ हों तो निजता भंग हो जाएगी। तो आपने सिर्फ अभी तक इतना समझा होगा या जानते होंगे कि जो ग्रह नीच का हो उसी के साथ अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा है तो उस ग्रह की निजता भंग हो जाती है। लेकिन इसका पूर्ण योग भंग इस प्रकार से होता है कि जो ग्रह जहां पर स्थित है नीच का, अगर उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो लग्न से केंद्र में बैठा है या चंद्रमा से केंद्र में बैठा है तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाएगी जो नीच का है। अब दूसरे योग के बारे में हम लोग समझते हैं। दूसरा योग किस प्रकार से है, क्या पहले योग में हम लोगों ने समझा कोई भी ग्रह नीच का हो तो उसमें जो ग्रह उच्च का होता है वो लग्न व चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग होता है। दूसरा योग है नवांश में उच्च राशि का हो तो नीच भंग होता है। अब मान लीजिए यही नवांश है, शनि अगर लगन चार्ट में नीच का स्थित है और अगर नवांश में उच्च राशि का हो जाए, मान लीजिए तुला लग्न का नवांश बना और यहां शनि बैठे, शनि तुला लगन में तुला राशि में उच्च के होते हैं तो शनि अगर नवांश में उच्च के हैं चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो, अगर लगन चार्ट में नीच का है नवांश में अगर उच्च का है, क्योंकि नवांश को हम लोग अगर ये शरीर है तो वो आत्मा है। नवांश पूर्ण ग्रहों के बलाबल को बताता है। नवांश से हम लोग जातक के अंतर मन को जानते हैं। जैसे किसी जातक की पत्रिका में लग्नेश नीच राशि का होकर के उच्च राशि का होकर के अगर स्थित है लगन चार्ट में और नवांश में अगर नीच का है, चाहे वो लग्नेश हो, सप्तमेश हो, पंचमेश हो, कोई भी हो, तो वहां से जिस रिश्ते के बारे में विचार करते हैं निश्चित है अगर सप्तम का स्वामी जैसे मंगल सप्तम का स्वामी बनेगा तुला लगन में और मंगल नवांश में नीच राशि का स्थित हो तो ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर जो होगा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, अब मंगल अगर नीच का है यानी सप्तमेश नीच का है, लाइफ पार्टनर के घर का स्वामी नीच का है तो उसके नेचर, उसके स्वभाव, बात में बहुत सारा अंतर आपको नीचता का समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी प्रकार से क्योंकि उसकी सच्चाई अंतर मन में क्या है, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा कि देखने में मैले कुचैले कपड़े पहन करके रखते हैं और हकीकत में वो धन से मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं। तो होता क्या है कि लगन चार्ट में उनकी पत्रिका में हो सकता है धन भाव का स्वामी या ऐसे कुछ नेचर को दर्शाता है लग्न का स्वामी और नवांश में वो उच्च का है, अच्छा है, लेकिन लगन चार्ट में ठीक नहीं है। तो कई बार इसको वर्गोत्तम ग्रहों से या उच्च नवांश की स्थिति से समझा जाता है कि जातक जो दिख रहा है क्या वही है या कुछ अंतर है, रियल में जो बोल रहा है सच्चाई यही है या कहीं ना कहीं उसमें कुछ भेद है। तो उस भेद को, उस ठोसता को हम नवांश से विचार करते हैं। लगन चार्ट में स्थित शनि अगर नीच का है, नवांश में अगर उच्च का हो जाता है तो शनि की नीचता भंग हो जाएगी। तीसरे नंबर पर तीसरा योग है 12वें भाव में गुरु, 11वें भाव में शनि, तो कोई नीच का योग कोई नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए 12वें भाव में गुरु, यहां पर मकर राशि स्थित हो, कुंभ लगन की पत्रिका हो, यहां पर गुरु स्थित हो तो यहां पर गुरु को कोई दोष नहीं लगेगा।
नीचता का। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि कालपुरुष पत्रिका में गुरु की ये यहाँ पर स्वराशि आती है, 12वीं राशि यहाँ पर आती है, इसलिए गुरु को नीचता का कोई योग नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। यहाँ पर ये गुरु का नीच भंग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए शनि 11वें भाव में स्थित हो जाए मेष राशि के, शनि अगर 11वें भाव में स्थित होते हैं मेष राशि के, तो शनि को कोई दोष नहीं लगेगा नीच होने का, शनि का नीच भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कालपुरुष पत्रिका में यहां पर शनि की मूल त्रिकोण राशि आती है, शनि की मूल यानी 11वीं राशि आती है कालपुरुष पत्रिका में। और वैसे भी 1 2 3 मिथुन, यहां पर 12 आएगी, यहां पर 11 आएगी। अब भाग्य स्थान का स्वामी अगर लाभ स्थान में है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। भाग्य स्थान का स्वामी अगर लाभ स्थान में है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। दूसरे नंबर पर कालपुरुष पत्रिका में शनि 11वें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि आती है, इसलिए शनि को भी कोई दोष नहीं लगेगा 11वें भाव में नीच होने का। यानी 11वें भाव में शनि और 12वें भाव में अगर गुरु नीच राशि के हों तो ये नीच भंग हो जाता है। तीसरा योग है तीसरे 10वें 11वें शुभ ग्रह हों तो तीसरे स्थान में यहां पर गुरु बैठे हों 10वें स्थान में गुरु या शुक्र या कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, मान लीजिए यहां पर बैठे हों, इन 3 भावों में अगर शुभ ग्रह स्थित हो तो कोई भी ग्रह नीच का हो कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? अरे शुभ ग्रह अगर यहां बैठेगा तो भाग्य को देखेगा, भाग्य को बना रहा है, क्या दिक्कत है? कोई भी ग्रह अगर यहां पर बैठेगा सुख भाव को देख रहा है, सुख में वृद्धि करेगा, क्या दिक्कत है? लाभ स्थान में बैठा है शुभ ग्रह, लाभ करवाएगा, पंचम प्रारब्ध को सही कर देगा अपनी 7वीं दृष्टि से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर इस प्रकार से योग बनता है तो भी नीचता भंग हो जाती है। चौथे नंबर पर कन्या लगन में बुध, मान लीजिए किसी जातक की पत्रिका में कन्या लगन है, बुध लगन में हो, कन्या लगन में बुध, गुरु मीन राशि के 6 7 8 9 10 11 12, गुरु मीन राशि के 1 2 3 4 5, शनि कर्क राशि के हों। अब शनि कर्क राशि को यानी एकादश स्थान में, शुक्र धनु राशि के, अब शुक्र यानी चतुर्थ स्थान में, तथा लाभ सूर्य मंगल नीच राशि के हों। अब इसके बाद सूर्य और मंगल अगर नीच राशि के हों, सूर्य यहां पर, जब मंगल यहां पर और सूर्य यहां पर, तो इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार का से अगर देखा जाए तो सूर्य मंगल मिल करके कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसमें सूर्य और मंगल की नीचता भंग हो जाएगी, क्योंकि उसका रीजन यह है कि पहले नंबर पर लग्न बलवान है, शुक्र दशम स्थान में दिग्बली होकर के बैठे हैं, बृहस्पति भी स्वराशि के हैं, शनि कालपुरुष पत्रिका में यहां पर अगर देखा जाए तो अपनी मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। मंगल भी एकादश स्थान में अष्टमेश होकर के एकादश स्थान में गए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सूर्य द्वादशेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, और सूर्य पर मंगल का प्रभाव है। अगर देखा जाए तो अष्टमेश द्वादश स्थान को के स्वामी को देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 बड़े शुभ ग्रह केंद्र में हैं और एकादश स्थान में 2 बड़े पापी ग्रह हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, त्रिषष्ठाया गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत।
तो यहाँ पर दोष कम अधिक योग बन जाएगा, बहुत अच्छा योग बन जाएगा। तो इसमें कोई नीचता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से योगों का बहुत बड़ा महत्व है। किस प्रकार से योग भंग होते हैं, किस प्रकार से योग बनते हैं, इसको भी समझना होगा फलादेश करते समय। जब हम इसको समझेंगे तभी हम अच्छे से फलादेश कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।